वेलकम टू डेली लर्न ग्रेव। आज इस वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार। नंबर फर्स्ट, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वर्णित हैं और इसमें संशोधन हो सकता है। और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यानी जब राष्ट्रीय आपात लगता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, इसे याद रखना। जो राष्ट्रीय आपात है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। जब देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो केवल एक ही मौलिक अधिकार है जिसमें छूट दी जाती है और सब स्थगित कर दिए जाते हैं। वो है जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। केवल जीवन की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका ही अधिकार है और सबको स्थगित कर दिया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। यानी जो 7वां मौलिक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, इसे यहाँ से हटा के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अब भारतीय मूल अधिकार कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। और छठवां है संवैधानिक अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। ऐसे कुल मिला के हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, और इन मौलिक अधिकारों का अब एक एक करके वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करके समझेंगे। चलो पहला देखते हैं, समता या समानता का अधिकार। ये 14 से 18 तक है। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से लागू करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी कानून बनेगा वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनेगा और सभी पे एक समान लागू होगा, यानी किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जो हमारा अनुच्छेद 15 ये कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के मामले में किसी पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सबको समान समझा जाएगा। अब अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। जो हमारा आर्टिकल 16 है ये कहता है कि किसी राज्य के किसी अधीन पद पर जो भी नियुक्तियां होंगी उसमें किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर बाद में आरक्षण लागू हुआ और आरक्षण के हिसाब से फिर बाद में जो पद थे उन्हें बंटवारा करना पड़ा, इसलिए यहाँ लिखा अपवाद। अब देखो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, यानी छुआछूत निषेध है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।
भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इन जो उपाधियां थी उनका अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 में। और अगर कोई भारत का नागरिक है, अगर किसी अन्य देश से उसे कोई उपाधि स्वीकार करनी है या मिल रही है, तो उसे पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी आज्ञा लेनी पड़ेगी, तभी वो उपाधि स्वीकार कर सकता है। ये अनुच्छेद 18 में है। अब देखो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे अनुच्छेद 19 से शुरू होते हैं। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं। अब कौन कौन सी हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। 19A में क्या कहा गया है, बोलने की स्वतंत्रता, यानी हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, आजादी है। 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है, यानी 19B में है शांतिपूर्वक, अगर आप चाहो तो आप एकत्र होकर कुछ सभा कर सकते हो। और 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी 19D हमारा ये कहता है अनुच्छेद में कि आप पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी जगह पूरे भारत में बस सकते हैं, रह सकते हैं कहीं भी। अब अपवाद क्या है, जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में 370 धारा, इसलिए वहां पे कोई बाहर के लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते अदर राज्य की थी, अब तो खत्म हो गई। 19F कहता है संपत्ति का अधिकार, हर किसी को संपत्ति का रखने का अधिकार है। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी देश में रहकर व्यापार कर सकता है और अपनी जीविका चलाने के लिए वो स्वतंत्र है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है, यानी प्रेस से मतलब होता है हमारी मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो हमारे 19A में वर्णित है। अब अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है अनुच्छेद 20 में। पहली, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, यानी जो हमारा अनुच्छेद 20 है वो अपराध की दोष सिद्धि से संबंधित है, याद रखना। और इसमें 3 प्रकार के स्वतंत्रता है। फर्स्ट क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, अरे किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो सिर्फ उसे एक बार ही सजा मिलेगी। बी, अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानूनों के तहत, यानी किसी ने अगर आज अपराध किया है तो जो आज जो कानून है उसी के हिसाब से उसे सजा मिलेगी, ना कि आगे बनने वाले कानून के हिसाब से। ठीक है। सी में क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कोई व्यक्ति है वो स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब 21 अनुच्छेद में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति को उसका जीवन है और उसकी जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 21 का राज्य से 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कोई व्यक्ति है अगर कुछ उसने अपराध किया है और उसकी गिरफ्तारी हुई है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलेंगी। कौन कौन सी, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, यानी अगर उसे किसी ने हिरासत में ले लिया व्यक्ति को, जिसने लिया है उसे उसका कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर
आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कोई सब इंस्पेक्टर है, दरोगा जिसे बोलते हैं, अगर उसने किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है तो उसे उसका कारण बताना होगा क्यों ले लिया है। और दूसरा यह है कि उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा क्या है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अगर वो मुजरिम है, अगर वो चाह रहा है कि उसका कोई वकील है, जान परिचय का है, तो उससे वो सलाह ले सकता है। ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22 में। अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है इसमें। ये 24 है, इसमें क्या है देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी हमारा जो अनुच्छेद 24 है वो ये कहता है कि 14 वर्ष से अगर कम है कोई बालक बच्चा है तो उसे कारखाने या खानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी अनुच्छेद 25 से शुरू होते हैं। 25 में क्या है देख लेते हैं। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी जो हमारा आर्टिकल 25 है वो ये कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे जबरदस्ती नहीं की सकती है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसे याद रखना, अनुच्छेद 25 में है। अब अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है इसमें। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि समझ संपत्ति की अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन का अधिकार है। अब अनुच्छेद 27 क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब उस व्यक्ति पे कर नहीं ले सकता जिसने अपनी संपत्ति को किसी धार्मिक कार्य में लगाने के लिए रखी हो या निश्चित कर दी हो, तो उस पर राज्य सरकारें उसे बाध्य नहीं कर सकती कर लेने के लिए, यानी टैक्स लेने के लिए। अब देखो अनुच्छेद 28 क्या कहता है, राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थानों अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अब पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। ये 29 से शुरू है। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी देश में संख्या बहुत कम होती है, उन्हें बोलते हैं अल्पसंख्यक, और उन्हें किसी भी भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उनको सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 29 कहता है। अब अनुच्छेद 30 के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब देखो क्या है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यानी जो हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, पारसी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो ये लोग अपनी संस्था यहाँ पे चला सकते हैं और सरकार जो अनुदान देती है उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारा अनुच्छेद 30 कहता है। अब छठा मौलिक अधिकार देख लेते हैं कौन सा है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना।
यानी किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो छठवें मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, और किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने, याद रखना। अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है देख लेते हैं। इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न है। यानी अनुच्छेद 32 में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें परिवर्तित करने का प्रावधान है, तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा हो सकता है। अब देखो किस तरह से होगा, ये देखो, ये 5 प्रकार से हो सकता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, और चौथा उत्प्रेक्षण, पांचवा अधिकार प्रक्षालेख। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। जिस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है, यानी कोई अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का जब निर्वहन नहीं करता है सही से, तो परमादेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। चौथा है उत्प्रेक्षण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। और पांचवा है अधिकार प्रक्षालेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारों के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता है। यानी कोई व्यक्ति है और वो गलत ढंग से पद में पहुंच गया है, वो अनैतिक कार्य कर रहा है, तो उस जो न्यायालय है उसी अधिकार है उसे पूछने का कि आप जो काम कर रहे हो वो किसके आधार पर कर रहे हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।